हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। फिजिक्स वाला फाउंडेशन के हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए फिजिक्स का लास्ट लेक्चर, जो सबसे अवेटेड लेक्चर भी था। बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे आपके हर वीडियो के नीचे, सर साउंड लेक्चर अपलोड कर दीजिए, साउंड अपलोड कर दीजिए। तो ये लो भैया, साउंड लेक्चर भी ला करके आपके सामने हमने रख दिया है। आज हम वन शॉट के अंदर साउंड का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। सारी काम की बातें जितनी भी चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है वो सबको लेकर के मैं यहां पर आया हूं। डिलीटेड पार्ट को नहीं लेकर के आया, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इसके अंदर छोटे छोटे मिला करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर को काफी लंबा बना देते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग साउंड के साथ। तो यार एक्चुअली में वेव पार्टिकल की डायरेक्शन के अनुसार दो तरीके से वेव को समझाया जा सकता है, ठीक है। एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेव क्या चीज होती है। देखो, वेव एक डिस्टरबेंस का नाम है जो मीडियम के पार्टिकल्स को यूज करती हुई एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी पहुंचाती है। मतलब एक हुआ सोर्स, एक हुई डेस्टिनेशन, और उसके बीच में होते हैं मीडियम के पार्टिकल्स। तो सोर्स से एनर्जी निकलेगी, मीडियम के पार्टिकल्स को यूज करती हुई डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी, और सबको डिस्टरबेंस क्रिएट होगी बीच में, यानी हलचल क्रिएट होगी पूरे मीडियम में, और सोर्स अपनी जगह से बिना हिले डेस्टिनेशन तक उस एनर्जी को पहुंचा देगा। इसका नाम वेव है। यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चल के जाएगी, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम का यूज करते हुए, मीडियम के पार्टिकल्स का यूज करते हुए, उन सबको डिस्टर्ब करते हुए, और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। अब ये वेव जो है वो दो तरीके से चलती है। पहले है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर अगर आपने पहले देखा हो, इस तरीके का एक स्प्रिंग जिसको हमने एक साइड से रोक दिया है, दूसरी साइड से हाथ से बढ़ के उसको आगे पीछे हिला रहे हैं हम, ठीक है ना। जब हम आगे पीछे हिलाते हैं एक स्प्रिंग को या एक स्लिंकी को, तो आप क्या कर रहे हो, आप यहां से एनर्जी जनरेट करवा रहे हो अपने हाथ से, ठीक है ना। अब देखो हो क्या रहा है, वो एनर्जी जो यहां से जनरेट हो रही है वो देखो चल के वहां तक जा रही है। देखो, ये देखो, भागी, ये भागी, ये भागी, ये भागी। दिख रहा है आपको कुछ चल के जाता हुआ? आपको साफ दिख रहा होगा, यहां पर एक कंप्रेशन है जो चल के जाता हुआ दिख रहा है आपको। एक प्रेशर रीजन क्रिएट हो रहा है, वो प्रेशर रीजन आगे बढ़ रहा है कि नहीं। मतलब ये एक बार दबाने पर जो इसके लूप्स हैं वो कस रहे हैं, फिर वो कस के खुल रहे हैं, अगले वाले कस रहे हैं, वो खुल रहे हैं, फिर अगले कस रहे हैं, खुल रहे हैं, अगले कस रहे, खुल रहे हैं। तो जो कसाव है आगे बढ़ रहा है ना। ये जो कंप्रेशन है क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी देख सकते हो, ठीक है, कि जो स्प्रिंग है वो दब रहा है, खुल रहा है, दब रहा है, खुल रहा है, ठीक है। और टुवर्ड्स द एनर्जी, मतलब जिस दिशा में एनर्जी जा रही है उसी दिशा में सब क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। आप वाइब्रेशन को ध्यान से देखिए, वाइब्रेशन किस तरीके से हो रही है। यहां पर वाइब्रेशन भी आगे पीछे ऐसे ऐसे हो रही है, और वेव भी इसी दिशा में आगे जा रही है। ऐसी वेव को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, कि जब पार्टिकल भी जिस दिशा में वाइब्रेट कर रहा हो उसी दिशा में वेव भी आगे बढ़ रही हो, जैसे यहां पर हो रहा है ना। वेव भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और पार्टिकल भी इसी दिशा में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पार्टिकल अपनी एक्चुअल जगह से उठ करके कहीं नहीं गया, सिर्फ एनर्जी ही है जो ट्रेवल कर रही है। यानी हर पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, और ये वाला वाइब्रेट करके रुक जाता है, फिर ये वाइब्रेट करता है, फिर इसका अगला वाला वाइब्रेट करता है, फिर उसका अगला वाला वाइब्रेट करेगा, फिर उसका अगला वाला वाइब्रेट करेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी एनर्जी 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 ट्रांसफर कर रहे हैं। एक पार्टिकल हिला, उसने अगले वाले को धक्का मारा, उसने अगले वाले को, उसने अगले वाले को, उसने अगले वाले को, पिछले वाले रुकते जा रहे हैं, आगे आगे एनर्जी बढ़ती जा रही है, आगे वाले पार्टिकल अलोंग द मोशन वाइब्रेट करते जा रहे हैं। जब भी अलोंग द मोशन वाइब्रेशन होगा कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव चल रही है, ठीक है। फिर दूसरे टाइप की जो वेव आती है वो आती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा, और वेव आगे चलेगी। जैसे आप देख सकते हो यहां पर ये एक सेना की एक टुकड़ी खड़ी है यहां पर, छोटी सी, है ना। कुछ सैनिक खड़े हैं यहां पर, लगभग होंगे 40-50 सैनिक, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हर सैनिक क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे ये कर रहा है, नीचे बैठ के खड़ा हो रहा है ना। अगला वाला भी नीचे बैठ के खड़ा हो रहा है, फिर उसका अगला वाला भी, एक इनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन है कि भाई सीटी मारते होंगे, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अगला वाला नीचे बैठ रहा है, उठ रहा है, नीचे बैठ रहा है, उठ रहा है, नीचे बैठ रहा है, उठ रहा है, ऐसा हो रहा है ना। और आपको साफ दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है कि इस दिशा में कुछ चलता हुआ जा रहा है,
है ना। इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कुछ चलता हुआ जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लेकिन एक भी सैनिक अपनी जगह से हिला क्या, नहीं। एक भी सैनिक अपनी जगह से हिल करके ऐसे चला क्या, नहीं। सब क्या कर रहे हैं, बस ऊपर नीचे हिल रहे हैं। तो अप एंड डाउन वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन ऐसे वाइब्रेशन के चलते भी वेव एक दिशा में आगे बढ़ रही है, वेव एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। यह देखने में आ रहा है, एनर्जी एक दिशा में आगे बढ़ रही है। यहां भी आप देख सकते हो, ये जो डक है, आपको ऐसा बेशक लग रहा होगा कि पीछे जा रही है, ये पीछे नहीं जा रही, वहीं खड़ी है। आप इस डक पर फोकस करो, ये डक जो है ये सिर्फ ऊपर नीचे हो रही है। ये ऊपर हुई, ये नीचे हो गई, ये ऊपर हुई, ये नीचे हो गई, ये ऊपर हुई, ये नीचे हो गई। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि पानी आगे जा रहा, डक पीछे जा रही, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एनर्जी ही है जो आगे ट्रेवल होती दिख रही है आपको, लेकिन पार्टिकल अपनी जगह खड़ा खड़ा ऊपर नीचे क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ऐसी वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर पार्टिकल अप डाउन वाइब्रेट करता है, लेकिन एनर्जी ऐसे जाएगी 90 डिग्री पर। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था कि पार्टिकल आगे पीछे वाइब्रेट करेगा और इस दिशा के अंदर वेव जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि प्रोपगेशन के हिसाब से, यानी मीडियम किस प्रकार का है उसके हिसाब से वेव कैसे कैसे क्लासिफाई होती है। तो मीडियम ऑफ प्रोपगेशन के हिसाब से वेव को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक मैकेनिकल वेव, दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव। देखो, जो मैकेनिकल वेव होती है उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड। और जो नॉन मैकेनिकल होती है उसे मटेरियल नहीं चाहिए, मटेरियल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो भाई वेव और भी प्रकार की होती है ना। जैसे एक मैंने आपको वेव बताई थी जो सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाती है और सारे पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती हुई जाती है। वेव ऐसी भी होती है जो सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाती है, लेकिन उसको बीच के पार्टिकल की जरूरत ही नहीं है। वो बीच के पार्टिकल हो या ना हो उनसे फर्क ही नहीं पड़ता, उसको उसने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो वो पहुंचेगी, ठीक है। ऐसी वेव को कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव को मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं चाहिए इसको। मटेरियल मीडियम का मतलब क्या है भाई, सॉलिड के पार्टिकल मिल जाएं या लिक्विड के मिल जाएं या गैसेस के मिल जाएं, इसको कुछ ना कुछ चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन भाई साहब ये वैक्यूम में भी चलेगी, ये वैक्यूम में भी चलेगी, ठीक है, लेकिन ये वैक्यूम में नहीं चलती, ठीक है। इट डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर नहीं चलेगी। एग्जांपल देता हूं आपको, साउंड वेव। साउंड वैक्यूम में नहीं चलती भैया। अगर आप स्पेस में जाके चिल्लाओगे, जोर से चिल्लाओगे तो ये हो जाएगा मुंह खुला रह जाएगा, आवाज नहीं निकलेगी गले से, है ना। मुंह खुला रह जाएगा लेकिन आवाज नहीं आएगी गले से। तो ऐसी वेव कौन सी है, साउंड वेव है, जिसको मीडियम चाहिए चलने आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव का भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो वैक्यूम में चलती है बिना मीडियम के, उसका नाम है लाइट वेव, ठीक है ना। लाइट कहां से आ रही है, सन से आ रही है, स्टार से आ रही है और वैक्यूम से जल के आ रही है। उसको मतलब ही नहीं है कि वैक्यूम है नहीं है, पार्टिकल है नहीं है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी हो वो चलेगी तो चलेगी, ठीक है। तो उसको लाइट, और इसके अलावा और भी ईएम वेव्स हैं ऐसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ऐसी, जिनको मीडियम से फर्क नहीं पड़ता, डेस्टिनेशन तक वो पहुंच ही जाती हैं जैसे मर्जी चाहे वैसे, ठीक है। अरे एक इसका भी एग्जांपल देता हूं साउंड के अलावा, रोप वेव ले लो भाई, रोप वेव, वाटर वेव, ठीक है। ये सब की सब कैसी है, मैकेनिकल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यार प्रोपगेशन की, कि साउंड प्रोपगेट कैसे करती है। तो यार प्रोपगेशन का ये तरीका है साउंड का, ठीक है। देखो, कभी भी प्रोड्यूस अगर होगी ना साउंड, तो बिना दो चीजों के टकराए नहीं हो सकती। दो चीजों की टक्कर होगी ही तभी साउंड क्रिएट होगी। इस टाइम मेरे गले से साउंड निकल रही है तो वो इसलिए निकल रही है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स आपस में टकरा रही हैं। वोकल कॉर्ड्स की आपस में टक्कर हो रही है, वो वाइब्रेट कर रही हैं, वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, सो इट इज ड्यू टू
वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे कैसे बढ़ती है? तो आगे बढ़ने का तरीका आप यहां देख सकते हो। देखो क्या हो रहा है यहां पर, हर पार्टिकल को देखना आप, हर पार्टिकल, इस पार्टिकल की स्टडी करो जरा। ये आगे गया, धक्का मारा, पीछे आ गया, आगे गया, धक्का मारा, पीछे आ गया, आगे गया, धक्का मारा, पीछे आ गया। अगले वाले को देखना आप, उसने आगे वाले को धक्का मारा, उसने आगे वाले को, उसने और आगे वाले को, और आगे वाले को, और आगे वाले को, और आगे वाले को, ऐसे आगे बढ़ती है साउंड। समझ गए ना? पीछे आता है, फिर अगला धक्का मारेगा, फिर पीछे आएगा, फिर अगला धक्का मारेगा, फिर पीछे आएगा, फिर अगला धक्का, इतने में वो धक्का आगे आगे बढ़ता जाता है। तो सेम सीन यही हो रहा है मेरे गले के साथ भी। इस टाइम पर मेरे गले के वोकल कॉर्ड क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। मेरे गले के वोकल कॉर्ड क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। जब तक टकराएंगे नहीं तब तक वाइब्रेशन होगा नहीं, वाइब्रेशन होगा नहीं, साउंड निकलेगी नहीं। तो ये टकरा रहे हैं। अब टकरा के क्या हुआ? मेरे गले के अंदर की जो हवा है, उस हवा को पुश किया उन्होंने इस तरीके से, ऐसे ऐसे पुश किया। उन पार्टिकल्स ने आगे वाले पार्टिकल्स को, उन पार्टिकल्स ने और आगे वाले को, उन्होंने और आगे वाले को, उन्होंने और आगे वाले को, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वे में साउंड आगे बढ़ती है। आप देख भी सकते हो कि पार्टिकल कहां वाइब्रेट कर रहा है, आगे पीछे, आगे पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, है ना। और आप साउंड के चलने का रास्ता देखो क्या है, साउंड के चलने की डायरेक्शन देखो क्या है। ऐसे साउंड आगे बढ़ रही है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। जिस दिशा में पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है उसी दिशा में साउंड भी आगे बढ़ रही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो जिस दिशा में वेव आगे बढ़ती है उसी दिशा में अगर पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो ऐसे में क्या बोलते हैं उसको? ऐसे में उसको बोलते हैं कि भाई ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये मीडियम के पार्टिकल्स ना होते तो क्या साउंड आगे पहुंच सकती थी? मेरे गले से आवाज पहुंच के इस माइक तक पहुंच सकती थी क्या? नहीं हो सकता था। ये मेरे गले से जो आवाज निकल के इस माइक तक पहुंच पा रही है वो इसलिए पहुंच पा रही है क्योंकि पार्टिकल है बीच में, हवा है बीच में, एयर है बीच में। एयर नहीं होती तो गले से आवाज ही नहीं निकलती, है ना। टकरा तो रही होती वो, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती, बाहर ही कुछ नहीं आता ऐसा हो जाता, ठीक, कुछ नहीं निकलता मुंह से बाहर। ऐसा होता कि नहीं होता, है ना। तो यानी साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के साथ साथ एक मैकेनिकल वेव भी है भाई, है ना। इसको पार्टिकल चाहिए चलने के लिए, है ना, इसको पार्टिकल्स चाहिए चलने के लिए। समझ में आया ना? ऐसा ही होता है, ठीक है। तो भाई साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे होती है? तो ये प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से, ठीक है। वाइब्रेशन ऑन स्ट्राइकिंग टू सरफेसेस टुगेदर, ठीक है ना। दो सरफेस जब आप आपस में स्ट्राइक करेंगे, दो सरफेस आपस में जब टकराएंगे तो जब जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आगे चलते हैं कि साउंड आगे प्रोपेगेट कैसे करती है, ठीक है ना। आइए प्रोपेगेशन पढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से साउंड बेटा आगे प्रोपेगेट करती है। तो देखो क्या हो रहा है, आप इमेजिन करो कि यहां पर ना एक स्ट्रिंग है, ये देखो अभी दिखेगी आपको, गिटार की स्ट्रिंग दिखेगी आपको, ये देखो स्ट्रिंग दिखी ना काले रंग की। इसने क्या किया, इसने पार्टिकल को धक्का मारा, देखो धक्का 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 धक्का, देखो धक्के के पीछे मैं चल रहा हूं, धक्के के पीछे मेरा हाथ है ना। ये धक्के को मैं क्या कर रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आप जरा ध्यान से देखो, जब ये आगे जाएगी ना तो ये पार्टिकल्स को दबाएगी, हवा के पार्टिकल दबेंगे, हवा के पार्टिकल दबेंगे, इसको कहते हैं हाई प्रेशर रीजन, यानी कंप्रेशन आना। और फिर जब ये पीछे जाएगी तो हवा के पार्टिकल को खोल देगी, इतने में वो दबाव आगे जा चुका होगा। तो पीछे के पार्टिकल खुल जाएंगे, खुले हुए होंगे तो उसको बोलेंगे रेरिफेक्शन। तो पहले कंप्रेशन आएगा, फिर रेरिफेक्शन आएगा, फिर कंप्रेशन आएगा, फिर रेरिफेक्शन आएगा, फिर कंप्रेशन आएगा, फिर रेरिफेक्शन। इस तरीके से आगे बढ़ रही है। देख लो आप, देख लो, ये रेरिफेक्शन चल रहा है और ऊपर ये कंप्रेशन चल रहा है। ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये रेरिफेक्शन। रेरिफेक्शन का मतलब जहां पर प्रेशर कम है, जहां पर हवा के पार्टिकल खुले हुए हैं, और कंप्रेशन का मतलब जहां हवा के पार्टिकल दबे हुए हैं। तो दबेंगे खुलेंगे, दबेंगे खुलेंगे, इस तरीके से साउंड हमेशा आगे बढ़ती है ना। इसमें भी देख सकते हो आप और इसमें भी देख सकते हो आप, है ना। ये दबाव आगे बढ़ रहा है, ये दबाव, ये खुल गया, ये दबाव, ये खुला हुआ है, ये दबाव। तो कंप्रेशन ये है ना, फिर रेरिफेक्शन ये है, फिर कंप्रेशन ये है, फिर रेरिफेक्शन ये है, फिर कंप्रेशन ये है, फिर रेरिफेक्शन ये। इस तरीके से साउंड आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो यार, सिस्टम ये है कि जहां जहां कंप्रेशन आएगा, जैसे यहां कंप्रेशन आया, फिर यहां पर रेरिफेक्शन आया, फिर यहां कंप्रेशन आया, फिर यहां रेरिफेक्शन आया,
फिर यहां कंप्रेशन आया और यहां क्या आया, रिफ्लेक्शन आया, है ना। तो कंप्रेशन को ना या रिफ्लेक्शन को एक ग्राफ पर उतारा जाएगा। कहां पर उतारा जाएगा, इसको ग्राफ पर उतारा जाएगा। इस ग्राफ को बोलते हैं वेव फॉर्म। ठीक है, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा है बेटा प्रेशर को और उसके साथ डिस्टेंस को। कभी कभी आगे जाकर आप इसको डेंसिटी और टाइम के साथ भी पढ़ोगे। कहां, 11th क्लास में जाकर के, टाइम के साथ कैसे साउंड आगे बढ़ रही है ना। यहां पर हम डिस्टेंस के हिसाब से देख रहे हैं कि भैया यहां पर थे तो देखो कंप्रेशन आया, कंप्रेशन आया तो हाई प्रेशर रीजन आया, उसको ऐसे बनाना है आपने। ठीक है, हाई प्रेशर रीजन को ऐसे बनाना है। ठीक है, फिर थोड़ा सा और आगे चले तो लो प्रेशर एरिया आ गया, लो प्रेशर रीजन को आपने ऐसे बनाना है, रेरिफेक्शन कैसे बनाना है। फिर आगे बढ़े, कंप्रेशन आ गया, ओ तेरी अच्छा, फिर इसको ऊपर बनाना पड़ेगा, है ना। फिर हाई प्रेशर रीजन आ गया, अच्छा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ो, फिर क्या आया, फिर से लो प्रेशर रीजन आ गया, क्योंकि रेरिफेक्शन वापस से मिल गया हमको, है ना। थोड़ा और आगे चलो, फिर से क्या आ जाएगा, फिर से आपको एक हाई प्रेशर रीजन मिल जाएगा। तो ऐसे करके साउंड क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। प्रेशर हाई, प्रेशर मीडियम, प्रेशर लो। ये देखो यहां पर प्रेशर क्या है, हाई है, यहां पर प्रेशर क्या है, मीन है, इसको मीन प्रेशर बोलते हैं। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या बोलोगे, क्या है, यहां पर लो प्रेशर है। ठीक है ना, तो हाई मीडियम लो, हाई मीडियम लो, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक जी, क्लियर है बात। हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। जितनी बार भी हाई प्रेशर आएगा हर बार लो प्रेशर का आना जरूरी है, क्योंकि एक बार आगे दबेगी तो पीछे खुलेगी, तभी वाइब्रेशन होगी ना। वाइब्रेशन का मतलब क्या है, वाइब्रेशन का मतलब है भाई मीन पोजीशन पर है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और वापस बीच में आ गया। तो जब आगे जाएगा हवा को दबाएगा, पीछे हटेगा हवा को खोलेगा, फिर मीन पे वापस आ जाएगा। आगे जाएगा हवा को दबाएगा, पीछे आएगा हवा को खोलेगा, फिर मीन पे आ जाएगा। इस तरीके से आगे पीछे क्या चलती रहती है, वाइब्रेशन चलती रहती है। ठीक है, तो यहां पर प्रेशर का और किसका ग्राफ बन रहा है, डिस्टेंस का ग्राफ बन रहा है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना भाई, इसमें जो ये ऊपर के हम्प दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये सब क्रस्ट हैं, इन्हें कहते हैं क्रस्ट्स। और जो नीचे के ये क्या बोले इसको, परात है ना, नीचे जैसे परात डिप्रेशन दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हें कहते हैं ट्रफ्स। इन्हें कहते हैं ट्रफ्स। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, क्रस्ट आएगा फिर ट्रफ आएगा, फिर क्रस्ट आएगा, फिर ट्रफ आएगा, फिर क्रस्ट आएगा, फिर ट्रफ आएगा। क्रस्ट ट्रफ के फॉर्म में साउंड आगे बढ़ेगी, है ना। ये ग्राफ आगे बढ़ेगा, ये वेव फॉर्म आगे बढ़ेगा, है ना। और साउंड कैसे आगे बढ़ रही है वो आपको दिख गया, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, यानी कंप्रेशन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन के फॉर्म में साउंड आगे बढ़ती रहती है। क्लियर, आगे चला जाए। ओके, तो भाई ऐसा है, जैसा कि हमने ये चीज देखी कि साउंड को मीडियम चाहिए आगे बढ़ने के लिए, है ना। साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, है ना। और वो मीडियम कैसा होना चाहिए, मटेरियल मीडियम होना चाहिए, यानी सॉलिड लिक्विड या गैस होना चाहिए। अब इमेजिन करो कि एक जार ले रखा है आपने कांच का, ठीक है, उसके अंदर एयर भरी हुई है, हवा भरी हुई है उसके अंदर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एयर है, ठीक है। और इसमें आपने एक इलेक्ट्रिक बेल को डाल दिया और आपने स्विच ऑन कर दिया, तो क्या होगा, आपको आवाज सुनाई देगी, लगातार लगातार आवाज आती रहेगी, है ना। ये जो हैमर है वो गोंग को हिट करता रहेगा और लगातार आवाज आती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस हवा को यहां से बाहर निकाल दिया पंप के जरिए, पंप के जरिए अगर आपने एयर सारी खींचनी 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 चालू कर दी इसमें से, तो भाई हवा तो गायब, हवा तो निकल जाएगी इसमें से, है ना। अब अगर हवा इसमें से निकल जाएगी भाई, तो होगा पता है क्या, इसके पास मटेरियल ही नहीं होगा जिससे साउंड आगे बढ़ेगी। सोच पा रहे हो, तो साउंड प्रोपगेट ही नहीं कर पाएगी, ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा पता है, धीरे धीरे ये आवाज मंदी होनी चालू हो जाएगी। पहले तेज बनी थी ना, और जैसी सारी हवा निकल गई तो उसके बाद बेशक से गोंग जितना मर्जी हिट होता रहे हैमर के द्वारा, आवाज ही नहीं निकलेगी,
ठीक है ना। तो बिजली तो चालू रहेगी, ये इसको हिट तो करता रहेगा, लेकिन आवाज नहीं आएगी क्योंकि सारा का सारा हवा खींच ली गई है वैक्यूम पंप लगा करके, है ना। वैक्यूम पंप क्या करेगा, सारी हवा इसमें से खींच लेगा। जब एयर ही नहीं है तो एयर का पार्टिकल ही नहीं है, पार्टिकल ही नहीं है तो साउंड आगे कैसे बढ़ेगी, साउंड आगे नहीं बढ़ेगी तो कानों में कैसे जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से साउंड जो है उसको मीडियम चाहिए आगे बढ़ने के लिए, मीडियम नहीं होगा साउंड आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। आइए कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं वेव की, ठीक है। इसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो आती है वो आती है वेवलेंथ। नाउ व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ को डिनोट करते हैं सिंबल के साथ, इसका नाम है लैम्डा। इस सिंबल को लैम्डा कहते हैं। इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी यूनिट होती है मीटर, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है? ये वेवलेंथ होती है कि भाई आपके पास ये क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है, क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस लैम्डा कहलाता है। ऐसे ही ट्रफ से ट्रफ तक का डिस्टेंस भी लैम्डा ही कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर दूसरी वेव देखो जरा, ये क्रस्ट है, इसका ये क्रस्ट है, क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस क्या है? लैम्डा। ये ट्रफ है, ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस क्या है? ये भी लैम्डा है, ठीक कह रहे नहीं? तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैंने इसको लैम्डा वन लेट कर लिया, इसे लैम्डा टू लेट कर लिया, तो लैम्डा 1 बड़ा है कि लैम्डा 2 बड़ा है? कौन बड़ा है? ऑब्वियसली लैम्डा 1 बड़ा है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है इस डिस्टेंस से। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? ये डिस्टेंस छोटा है और ये डिस्टेंस बड़ा है ना। तो लैम्डा 1 बड़ा होगा और लैम्डा 2 छोटा होगा, है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, वेव लेंथ नाम से क्या लगता है आपको कि वेव की लेंथ को बता रहा है एक तरीके से, हाँ या ना? एक तरीके से वेव की लेंथ को ही तो बता रहा है ये। तो एक काम करो जरा मेरे साथ साथ ये 2 उंगलियां यहां रखना, एक उंगली यहां, एक उंगली यहां। ये वेव लेंथ है ना, ये 2 उंगलियां एक वेव की लेंथ पर पड़ी है ना। इस चीज को प्रूव करके दिखाता हूं कैसे, कि वेव भाई स्टार्ट हुई है यहां से, इसको भी यहीं ले जाओ। तो आप देख रहे हो यहां से यहां गया, ये वेवलेंथ ही है। यहां से यहां आया, ये भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ ही है, ये अगली वेव आ गई, है कि नहीं? तो यहां से यहां वाले को ही तो वेवलेंथ कह रहे हैं भाई, हाँ या ना? इस पॉइंट से इस पॉइंट वाले को ही तो वेवलेंथ कह रहे हैं या नहीं, है ना? तो यही है भाई वेवलेंथ, यही है भाई वेवलेंथ, यही है वेवलेंथ, यही है वेवलेंथ, इसी का नाम रखा है वेवलेंथ, ठीक है ना। वेव की लेंथ से ही ये वेवलेंथ बना है। बाकी इसको डिफाइन तो ऐसे ही कर देते हैं क्या, डेफिनेशन तो इसकी ऐसी दे देते हैं क्या? बस डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट्स और ट्रफ्स, माने 2 एडजेसेंट क्रस्ट कौन से होगा? एक क्रस्ट ये हो गया C1, एक क्रस्ट ये हो गया C2, एडजेसेंट है ना दोनों, बस इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये, इसी का नाम वेवलेंथ है, इसी का नाम वेवलेंथ है, ठीक है। वेवलेंथ समझ में आया क्या होता है? वेव कितनी फैली हुई बनी है ना, ऐसे ही कितना फैला हुआ मामला है दैट इज उसका वेवलेंथ है। नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 का नाम है फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाले का नाम है फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को या तो F से डिनोट करते हैं या न्यू से डिनोट करते हैं। इस सिंबल को बोलते हैं न्यू, ठीक है। SI यूनिट इसकी होती है हर्ट्स, HZ हर्ट्स, ठीक है। SI यूनिट इसकी क्या है? हर्ट्स, हर्ट्स, ओके। अब समझते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है बेटा कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं पर सेकंड, ठीक है। डिफाइन इसको कैसे करते हैं? साइकिल्स पर सेकंड या वाइब्रेशंस पर सेकंड, जो मर्जी कह लो भाई। मतलब एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है? जैसे मान लो भैया ये मेरे हाथ में पेन है, एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हुआ? 4 बार हो गया, ये 4 बार हो गया। 1 2 3 4, 4 बार हो गया, है ना। एक सेकंड में 1 2 3 4, 4 बार हो गया, तो इसको बोलेंगे 4 हर्ट्स हो गया। बस इसी को कहते हैं 4 हर्ट्स। 4 हर्ट्स का मतलब है एक सेकंड में 4 बार वाइब्रेट होना, ठीक है। एक सेकंड में 4 बार वाइब्रेशन होना। अच्छा सर 50 हर्ट्स का क्या मतलब हुआ? एक सेकंड में 50 बार वाइब्रेट होना, समझ गए? अच्छा सर 20,000 हर्ट्स का मतलब क्या हुआ? भाई एक सेकंड में 20,000 बार वाइब्रेट हो गया, यह मतलब होता है।
समझ गए ना? तो पर सेकंड कितनी साइकिल्स है, कितनी वाइब्रेशंस है, साइकिल्स बोल लो या वाइब्रेशंस बोल लो, पर सेकंड कितनी है, उसी का नाम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर टाइम है, ये कोई पर्टिकुलर टाइम है, उसके अंदर एक ही बार वेव कंप्लीट हो रही है। ठीक है, और इतने में अगर मैं नीचे वाली वेव को देखूं तो सेम टाइम में एक दो, कितनी बार कंप्लीट हो गई भाई? 2 बार कंप्लीट हो गई वेव, है ना? मतलब यहां पर कुछ टाइम के अंदर एक ही बार वेव कंप्लीट हुई है, यहां पर कुछ टाइम में 2 बार वेव कंप्लीट हो गई है भाई। बात समझ में आ रही है? एक बार वेव कंप्लीट हुई है, यहां पर 2 बार वेव कंप्लीट हुई है, तो मुझे बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी तेज है? भाई नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी तेज है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं ν1 लिखूं, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं ν2 लिखूं, तो कौन ज्यादा? ऑब्वियसली भाई ν2 ज्यादा है ν1 से, क्योंकि ये तेज चल रही है। समझ गए ना? ये उतने ही टाइम में 2 बार चल गई, ये उतने ही टाइम में एक ही बार चली है। ये फ्रीक्वेंसी है। नंबर 3 पर चलते हैं, नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3 है टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या होता है सर? टी से डिनोट करते हैं बेटा इसको, ऐसा यूनिट इसकी सेकंड्स होती है, क्योंकि टाइम ही तो है ये। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं इसको? इसे डिफाइन करते हैं कि कितनी वेव कंप्लीट हुई है, कितना टाइम लगा एक वेव को कंप्लीट होने में, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब वाइब्रेशन ही होता है, कि एक बार वाइब्रेट होने में कितना समय लगा। ठीक है, एक बार वाइब्रेट होने में कितना समय लगा, यानी यहां देखना जरा भाई, यहां से यहां एक वाइब्रेशन हुई है और मान लेते हैं कि इसको T1 टाइम लगा है। ठीक है, और यहां से यहां एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है, यहां पर T2 टाइम लगा है। आप बताइए कौन सा टाइम ज्यादा है? आप बताइए कौन सा टाइम ज्यादा है? कौन कौन देर से खत्म हुई है वेव? कौन सी वेव देर से खत्म हुई है? तो भाई T1 बड़ा है T2 से, साफ दिख रहा है यहां। हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि ये तेज चल रही है भाई, ये तेज चल रही है तो कम टाइम लेगी, बोलो हाँ। और ये ज्यादा देर से चल रही है तो ये लेगी ज्यादा टाइम, बोलो हाँ। तो T1 क्या है भाई? ज्यादा है, और T2 क्या है भाई? कम है। समझ रहे हो? और आपको याद होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या था? फ्रीक्वेंसी यही तो था, फ्रीक्वेंसी था कितनी तेज चल रही है। तो ये तेज चल रही थी और ये धीरे चल रही थी, है कि नहीं? तो टाइम पीरियड जिसका ज्यादा होता है ना, फ्रीक्वेंसी उसकी कम होती है। चेक कर लो, इसकी फ्रीक्वेंसी ν1 क्या है? कम है ना? और टाइम क्या है? टाइम क्या है इसका? इसका टाइम ज्यादा है, T1 ज्यादा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, यानी न्यू जो होता है, वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो है। भाई बात को समझो, जिस चीज को होने में देर लगेगी वो जल्दी जल्दी नहीं हो सकती, बोलो हाँ या ना? जिस चीज को होने में देर लगेगी वो जल्दी जल्दी नहीं हो सकती ना। ठीक है, जिस चीज को होने में देर लगेगी, यानी जिसको टाइम ज्यादा लगेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी या नहीं होगी? खुद सोचो भाई। मुझे एक बात बताओ, साल में नवरात्रि कितनी बार आती है? 2 बार। साल में जन्मदिन कितनी बार आता है? 1 बार। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? नवरात्रि की, क्योंकि साल में 2 बार आती है ना? तो टाइम पीरियड कम किसका है? मतलब जल्दी जल्दी कौन आती है? नवरात्रि। ज्यादा कौन आती है साल में? नवरात्रि। जल्दी जल्दी कौन आती है? नवरात्रि। ज्यादा कौन आती है? नवरात्रि। अबे ज्यादा जो आएगी वो जल्दी आएगी ना, जो ज्यादा बार आ रही है मतलब वो जल्दी जल्दी आ रही है ना? समझ गए ना? तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, टाइम पीरियड कम, उल्टे हैं दोनों। ठीक है, उल्टे हैं दोनों। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए चौथे की बात कर लेते हैं। जो चौथा हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, इसका नाम है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड को डिनोट तो ए से करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट इसकी भी मीटर ही है बेटा, क्योंकि ये भी एक तरह का डिस्टेंस ही होता है। क्या होता है एम्पलीट्यूड? मैं आपको बताता हूं। देखो मीन पोजीशन ये है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम कितना दूर है? यानी मान लो एक पार्टिकल है जो ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे, और एक पार्टिकल है जो ऐसे वाइब्रेट करता है। तो कौन दूर जा रहा है अपनी मीन पोजीशन से? ये वाला, दूसरे वाला, है ना? दूसरे वाला ज्यादा दूर जा रहा है अपनी मीन पोजीशन से, ये वाला मीन पोजीशन से उतना दूर नहीं जा रहा, है ना? तो ये भाई मीन पर है
ये मीन पर है और इसका एक्सट्रीम यही है ना, लेकिन इसका मीन देखो यहां है और इसका एक्सट्रीम देखो कहां है, यहां है। इसका मतलब इस हाइट की बात हो रही है, इसी का नाम एम्पलीट्यूड है। इस हाइट की बात हो रही है, इसी का नाम एम्पलीट्यूड है, दिस इज A2। और इस हाइट की बात हो रही है, इसका नाम है A1। तो कौन बड़ा, A2 बड़ा या A1 बड़ा? भाई A2 बड़ा A1 से, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड किसका बड़ा? एम्पलीट्यूड उसका बड़ा जो ज्यादा दूर तक गया है मीन पोजीशन से। दूसरे केस में ऐसा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि सर साउंड वेव की स्पीड कैसे निकालें, या किसी भी वेव की स्पीड कैसे निकाली जाती है। तो देखो यार, स्पीड का फॉर्मूला सिंपल होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर इससे निकल जाएगी क्या? अरे नहीं, सबर कर, सबर कर मेरे भाई, सबर कर। एक बात बताओ, वेव कितना डिस्टेंस चल गई है, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक में लिखा था पिछला वाला? पिछले 4 कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़े, एक पढ़ा आपने वेवलेंथ, एक पढ़ा आपने फ्रीक्वेंसी, एक पढ़ा टाइम पीरियड और एक पढ़ा फ्रीक्वेंसी। मुझे बताओ 4 एम्पलीट्यूड, इन चारों में से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक था जो वेव कितनी दूर चली है उसको समझा दे? वेवलेंथ। कौन था? वेवलेंथ। यानी मैं डिस्टेंस की जगह पर अगर क्या रख दूं, वेवलेंथ रख दूं, अरे बोलो, और टाइम की जगह पर अगर मैं टाइम पीरियड रख दूं, तो इससे बढ़िया चीज क्या होगी यार वेव की स्पीड निकालने के लिए, है ना। तो वेव की स्पीड ऐसे ही निकलती है, ठीक है। वेव की स्पीड को v से डिनोट कर लेते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा से और टाइम पीरियड को कैपिटल T से। डब्बा बंद कर लो, डब्बा बंद करते ही आपको फॉर्मूला मिल गया। क्या ये फॉर्मूला फाइनल है क्या सर? नहीं, ये फॉर्मूला भी फाइनल नहीं है। आइए एक और फॉर्मूला बनाएं इसका, v इज इक्वल टू, क्योंकि ये वेलोसिटी है, ये वेव स्पीड या वेलोसिटी जो मर्जी बोल लो, है ना, ये होता है लैम्डा। और देखो ये 1/t ही तो लिखा है ना, ये 1/t ही तो है, तो लैम्डा इंटू 1/t जो लिखा हुआ है, ये 1/t क्या था? ये 1/t फ्रीक्वेंसी थी या नहीं? ये 1/t क्या थी? फ्रीक्वेंसी थी, है ना। तो आप 1/t को क्या लिख सकते हो? फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स द न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को भैया आपने ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है, इसको भी नहीं भूलना वैसे तो, ठीक है, लेकिन ये वाला बहुत काम का है। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, बात को समझो। ये कह रहा है जो वेव की वेलोसिटी होती है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन होती है, ठीक है। ऐसे करके आप वेव की स्पीड को भी निकाल सकते हो। एक आधा न्यूमेरिकल देखा गया इसके ऊपर, आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो नहीं आता, ठीक है। जिस तरीके से आपने जनरल वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, वैसे ही साउंड वेव की भी कैरेक्टरिस्टिक को समझिए, ठीक है, कि जो वेवलेंथ है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो टाइम पीरियड है, जो एम्पलीट्यूड है, वो साउंड के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे इसमें सबसे पहले आता है पिच। पिच का मतलब होता है कि आवाज कितनी पतली या कितनी मोटी है, कितनी श्रिल है या कितनी डीप है। तो पिच या तो हाई होगी या फिर वो लो होगी। भाई अगर पिच हाई होती है तो आवाज पतली सुनाई देगी आपको, यानी फ्रीक्वेंसी होगी कम। आई एम सॉरी, हाई पिच का मतलब है श्रिल ज्यादा होगी, वॉइस श्रिलनेस ज्यादा होगी, कर्कश आवाज ज्यादा होगी। कर्कश आवाज तब होगी बेटा जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जैसी फीमेल वॉइस आपने सुनी है ना, जो लड़कियों की आवाजें होती है, मां की जैसी आवाज है, माता की, बहन की जैसी आवाज है, वो आपने सुनी होगी, है ना। तो आपने जिस भी तरीके से, स्कूल वाली मैडम भी, वो भी पतला ही बोलती होंगी मेरे हिसाब से, है ना। लेकिन आप कभी किसी मेल की वॉइस सुनोगे तो आपको डीप मिलेगी, है ना, दैट इज अ डीप वॉइस। तो लो पिच जो होगी वो कैसी होगी? डीप वॉइस होगी। डीप वॉइस का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। फ्रीक्वेंसी का मतलब जो वोकल कॉर्ड है वो ज्यादा तेज नहीं हिल रहे, दूर तक नहीं, तेज हिलना। तो लड़कियों की जो वोकल कॉर्ड होती है वो ज्यादा वाइब्रेट करती है पर सेकंड, और लड़कों की कम वाइब्रेट करती है पर सेकंड, इसलिए डीप वॉइस होती है, ठीक है ना। ढीले होते हैं वोकल कॉर्ड थोड़े से हमारे लड़कों के, है ना, लड़कियों वाले थोड़े से तीखे होते हैं, इसलिए तेज वाइब्रेशन होती है पर सेकंड, इसलिए पतली आवाज निकलती है लड़कियों के गले से, ठीक है जी। तो पिच हाई और पिच लो, और ये डिपेंड किस पे करता है बेटा? फ्रीक्वेंसी पर करता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच हाई, तो पतली आवाज, फ्रीक्वेंसी कम तो डीप वॉइस यानी लो पिच होना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लाउडनेस के बारे में। अब या तो आवाज लाउड होगी या आवाज सॉफ्ट होगी, है ना। मतलब या तो मैं चिल्ला के बात करूंगा
या फिर मैं आराम से भी बात कर सकता हूं। अगर मैं आराम से बात कर रहा हूं तो इसका मतलब सॉफ्टली बात कर रहा हूं, और अगर चिल्ला के बात करूंगा तो इसका मतलब लाउड बात कर रहा हूं। अब ये साउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये वेव के किस कैरेक्टरिस्टिक के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है वो बताता हूं। किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है? ये कॉरेस्पॉन्ड करता है भाई एम्पलीट्यूड को। ठीक है, तो लाउड वॉइस अगर होगी तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा है उस साउंड का। ठीक है, और सॉफ्ट वॉइस होगी तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड कम है उस साउंड का। ठीक है, तो अगर मैं धीरे होकर के बोलूंगा, आराम से बोलूंगा, तो इसका मतलब मेरी जो वोकल कॉर्ड्स है ना, वो अपनी मीन पोजीशन से ज्यादा दूर नहीं जा रही, हल्का हल्का ऊपर नीचे जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चिल्ला के बात करूंगा तो इसका मतलब यह है कि मेरी वोकल कॉर्ड्स मीन पोजीशन से ज्यादा दूर तक हिलेंगी, तो गला फट सकता है, गला खराब हो सकता है। तो चिल्लाने से बोलते ना भाई ज्यादा चिल्लाओ मत, गला खराब हो जाएगा, गला फट जाएगा तुम्हारा। वो इसलिए क्योंकि वोकल कॉर्ड्स जो है वो ज्यादा दूर तक एम्पलीफाई होंगी, ज्यादा दूर तक वाइब्रेट करेंगी। ऐसे में डिसलोकेशन हो सकती है, हार्म हो सकता है, टिश्यू रप्चर हो सकता है, ठीक है ना, मसल फेलियर हो सकता है। तो इसलिए गला खराब हो जाएगा, टाइम से पहले ही खराब हो जाएगा। जैसे मेरा भी लग रहा है तुमको, है ना। टिम्बर की बात करते हैं। टिम्बर है नंबर 3। टिम्बर का मतलब होता है बेटा क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड, और ये डिपेंड करता है सब्सटेंस पर। ये किसी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड नहीं करता वेव के, ये सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। जैसे यार तबले की आवाज अलग होती है, गिटार की आवाज अलग होती है, सितार की आवाज अलग होगी, पियानो की आवाज अलग होगी, हारमोनियम की अलग होगी, मम्मी की अलग होगी, पापा की अलग होगी, तुम्हारे एक XYZ दोस्त की अलग होगी, है ना, तुम्हारे PYQ दोस्त की अलग होगी, तुम्हारे ABC दोस्त की अलग होगी, है ना, तुम्हारे DEF दोस्त की अलग होगी, है ना। तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, सोनू, मोनू, बिट्टू, चीनू, जितने भी हैं, उन सबकी आवाजें क्या क्या निकलेंगी? अलग अलग निकलेंगी सबकी, है क्या नहीं? ये क्यों है? क्योंकि सबकी बनावट गले की अलग अलग है, सबकी बनावट अलग अलग है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो सब्सटेंस पे डिपेंड कर रही है, यानी कौन वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना, उसके हिसाब से टिम्बर डिसाइड होता है। सबका टिम्बर अलग अलग होता है ना। पेन गिरेगा अलग आवाज आएगी, कांच टूटेगा अलग आवाज आएगी, गाड़ी टकराएगी अलग आवाज आएगी, ब्रेक्स लगेंगी ची 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 अलग आवाज आएगी, गाड़ी स्टार्ट होगी अलग आवाज आएगी। हर चीज की अलग आवाज है, वो डिपेंड करता है क्या सब्सटेंस जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, उसके हिसाब से क्वालिटी बनती है और वही टिम्बर कहलाती है। इंटेंसिटी पर आते हैं। इंटेंसिटी होता है कितनी एनर्जी कितने डिस्टेंस पर गिर रही है जाकर के। जैसे इसको एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल, याद रखना आप, डेसिबल, शॉर्ट में लिखते हैं डीबी, डेसिबल। समझाता हूं कि इंटेंसिटी क्या चीज है। देखो इंटेंसिटी आप ऐसे समझ सकते हो कि भैया आपके कान के पास खड़ा होके कोई ढोल वाला जोर से ढोल बजा रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है आप डीजे सेट के बिल्कुल सामने खड़े होकर के नाच रहे हो, है ना। तो आप 15 मिनट के बाद पाओगे कि आपके कान सुन्न हो चुके हैं बिल्कुल। ऐसा क्यों हुआ? और जो डीजे के पीछे खड़ा है बेचारा, वो उसका तो दिन भर का काम है ना, वो तो यही करता रहता है, तो उसके कानों पर हार्म नहीं होता। इसका मतलब ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, कुछ तो उसका भी हार्म होता होगा, लेकिन कम होगा एज कंपेयर टू वो जो बिल्कुल स्पीकर के सामने खड़ा है, क्योंकि आवाज जाएगी दूसरी तरफ, है ना। तो जिस तरफ भी आवाज पड़ेगी, कान के पास पड़ेगी, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यही अगर आप कहीं डीजे सेट से दूर नाचते हो, डीजे सेट से कहीं पीछे जाकर के आवाज सुन रहे हो आप, तो आपके कानों में हार्म नहीं होगा, है ना। ऐसी ढोल वाला मान लो ढोल बजा रहा हो, तुम कान लगा करके सुन रहे हो उसको, तो कान तुम्हारा बह जाएगा, कान का पर्दा क्या हो सकता है, फट सकता है आपका, ठीक है ना, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत पड़ जाएगी कान पर, ठीक है। तो इस चीज को कंट्रोल किया जाता है कि भाई 10 बजे के बाद डीजे नहीं चलेंगे, 11 बजे के बाद नहीं चलेंगे। अलग अलग इलाकों में अलग अलग रूल बना रखे होते हैं पुलिस ने, है ना, या वहां के प्रशासन ने, ठीक है ना। तो इतने डेसिबल का लाउड स्पीकर लगेगा, नहीं तो लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे, ऐसा ऐसे करके आपने सुना होगा, है ना। तो इसी को इंटेंसिटी कहते हैं बेटा, ठीक है ना। इसी को इंटेंसिटी, कितनी एनर्जी गिर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बेटा, बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो साउंड भी लाइट की तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, बाउंस बैक करती है, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए एक बॉल आपने लिया, आपने दीवार पर फेंक के मारी और वो टक्कर मार के वापस आ गई, दिस इज वन काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एक तरह की रिफ्लेक्शन ही है ना। इस तरीके से साउंड भी बेटा क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप कभी सीढ़ियों में कुछ बोलते हो तो नीचे तक आवाज समझ में नहीं आती क्या बोल रहे हैं, सीढ़ियों में फोन पे बात करते हैं ढंग से आवाज समझ में नहीं आती। टॉयलेट में अगर आप बात करोगे फोन पर, नहाते नहाते बात कर रहे हो, है ना, या फिर अपनी लघु शंका दीर्घ शंका करते हो, अगर आप फोन पे बात कर रहे हो, आवाज समझ नहीं आएगी,
आपको ही आपकी आवाज दोबारा दोबारा गूंज गूंज के सुनाई देती रहेगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी आवाज दीवारों से टकरा रही है, ऊपर सीलिंग से नीचे सब जगह से टकरा के आपके ही कानों में वापस पड़ रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता? और सामने वाले को भी समझ में आ जाता है, अरे भाई टॉयलेट में है क्या? अरे बाद में बात कर लियो यार, पहले टॉयलेट से निकल तो जा, पहले नहा ले भाई, नहा के फिर बात कर लियो, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है ना। तो इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं कि साउंड का जाना, टकराना और टकरा के वापस आना। ठीक है ना, गई टक्कर मारा, टक्कर मार के वापस आ गई, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ नंबर 1, पहला लॉ रिफ्लेक्शन का यह कहता है कि इंसिडेंट वेव ऑफ साउंड नॉर्मल, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ साउंड ये सब एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। मतलब किस किस की बात कर रहा है ये इन सब की बात कर रहा है। देखो यहां पर क्या कर रखा है, एक स्टॉप वॉच लगा रखी है, एक स्टॉप वॉच लगा रखी है, उसमें से साउंड निकल के जा रही, इस प्लाईवुड से टकराई, एक सख्त हार्ड स्मूथ, है ना, हार्ड स्मूथ सरफेस होगा, उस पे से टकराएगी और टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस से कहां घुसेगी? कान में घुसेगी। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि जो ये वेव जा रही है इसका नाम है इंसिडेंट वेव, जो टकरा के वापस आई है उसका नाम है रिफ्लेक्टेड वेव, और जो बीच में ये वाली जो लाइन बनी है इसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसे कहते हैं नॉर्मल। ओके, अब ये जो एंगल बन रहा है इधर वाला, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो एंगल होगा इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दूसरा लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। पहला लॉ बता रहा हूं, सब्र रखो, ये तो बहुत सिंपल है कि भाई जितना एंगल आपने इसका रखा हुआ है नॉर्मल से, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, सिर्फ एंगल नापने के काम आती है। ठीक है, उससे जितने डिस्टेंस पर आपने इस वाले पाइप को रखा हुआ है उतने ही एंगल पर आप ये वाला पाइप भी रखो, तभी यहां से साउंड चल के जाएगी और वहां पर सुनाई पड़ेगी। अगर आपने एंगल छोटा बड़ा कर दिया, मतलब इसको 30 डिग्री, इसको 20 डिग्री कर दिया, इसको 50 डिग्री, इसको 40 डिग्री कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपने ये एंगल क्या रखने हैं? सेम रखने हैं, तभी साउंड की प्रॉपर रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, नहीं तो साउंड ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, सुनाई नहीं देगी। रिफ्लेक्ट तो करेगी लेकिन सुनाई नहीं पड़ेगी, इस पाइप के अंदर घुसेगी नहीं। ठीक है जी, और पहला लॉ क्या था? पहला लॉ था कि भाई ये वाली जो वेव है इंसिडेंट वेव, ये वाली जो वेव है रिफ्लेक्टेड वेव, और जो बीच में लाइन बनी है नॉर्मल की, वो सब एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। प्लेन का मतलब हो गया ये वाला कार्डबोर्ड जो ऐसे पड़ा है, ठीक है ना, इस तरीके से ये वाला जो प्लेन है इस पर, ये वाले प्लेन की बात हो रही है, इसी पर ही क्या करती है? लाई करती है। ठीक है ना, इसी प्लेन पर क्या करेगा? लाई करेगा, है ना इससे ऊपर उठेगा ना इससे नीचे जाएगा। मतलब अगर आपने इस पाइप को ऊपर उठा दिया तो साउंड आनी बंद हो जाएगी, इस आदमी को साउंड सुनाई नहीं देगी। अगर इसने पाइप को ऊपर उठा लिया तो आपको पाइप को और इसको सबको एक लेवल पर रखना है। अगर प्लेन समझ में नहीं आता तो ये समझो कि एक लेवल पर होना चाहिए, ऐसे भाई ये वाला इंसिडेंट वेव वाला पाइप है, ये रिफ्लेक्टेड वेव वाला पाइप है ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इसको सेम लेवल पर रखना है। ठीक है, यहां से साउंड चल के आएगी, टकराएगी, इस वाले पाइप में से होती हुई चली जाएगी, समझ गए ना। और अगर ऐसे रखा हुआ होगा तो प्लेन से बाहर है, आउट ऑफ प्लेन है, फ्री है। समझ में आया? तो प्लेन में ही रखना है आपने, तभी साउंड ढंग से रिफ्लेक्ट होकर के सुनाई देगी। ठीक है, अब एक टाइप की रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ते हैं जिसको कहते हैं एको। एको का मतलब होता है जो पहाड़ों पर सुनाई देती है हमको, है ना। हम पहाड़ों पर जाते हैं, कोई नाम चिल्लाते हैं, या अपना ही नाम मान लो आपने चिल्लाया, ठीक है ना। मान लो आपका नाम है अमन, ठीक है, आपका नाम अमन है ना, तो आपने चिल्लाया अमन, तो आवाज जाएगी अमन, वर्ड जाएगा अमन, सामने वाले पहाड़ से टकराएगा कई किलोमीटर दूर और टक्कर मार के वापस आएगा और सुनाई पड़ेगा अमन, पूरा वर्ड सुनाई पड़ता है। ठीक है ना, अमन 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 अमन, ऐसे। ठीक है ना, आप जितनी बार बोलोगे अमन तो अमन 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 अमन, ये जो बार बार सुन रहा है पूरा वर्ड, थोड़े थोड़े गैप पर, स्मॉल इंटरवल्स पर जो वर्ड पूरा सुनाई दे रहा है, इसे कहते हैं एको। आवाज की गूंज को एको नहीं कहते। आपके टॉयलेट में एको नहीं होती, वहां पर अगर आप अमन नाम चिल्लाओगे या अपना नाम चिल्लाओगे तो आपको वो टकरा करके पूरा सुनाई नहीं पड़ेगा, आपको वहां पर सिर्फ गूंज ये आवाज सुनाई देंगी। आपको सिर्फ आपको टेल सुनाई पड़ती है किसी भी आवाज की। ठीक है ना, मान लो आपने चिल्लाया बबीता, है ना, टॉयलेट में
या सीढ़ियों में आपने चिल्लाया बबीता, तो आ बस ये सुनाई देगा आपको पीछे का, सिर्फ पूछ सुनाई पड़ेगी आपको उसकी। समझ पा रहे हो ना? पूरा वर्ड सुनाई नहीं पड़ेगा, जैसा पहाड़ों पर सुनाई देता। तो पहाड़ों पर बोलना और कमरे में बोलना, ये दो अलग अलग बातें हैं। रिफ्लेक्शन दोनों में होती है। पहाड़ों वाला रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्लियर सुनाई पड़ेगा, उसका नाम एको है, ठीक है। लेकिन जो टॉयलेट में सुन रहा है, जो सीढ़ियों में सुनाई दे रहा है, या बंद कमरों में जो सुनाई आपको पड़ रहा है, वो जो आवाज है उसे बोलते हैं रिवर्बरेशन। ये रहा शब्द रिवर्बरेशन, है ना। इसे कहते हैं गूंजना। असल में गूंज यही है गूंज। ये गूंज नहीं है, एको गूंज नहीं होती। एको तो होता भाई शब्द गया, टकराया और वापस आया, सिंगल रिफ्लेक्शन हो रही है, या मल्टीपल भी हो सकती है, लेकिन वो कुछ इंटरवल्स के बाद सुनाई पड़ेगा और पूरा का पूरा वर्ड सुनाई पड़ेगा। इसे कहते हैं एको, ठीक है। तो एको सुनने के लिए वैसे तो डिराइव किया जाता है इसको, लेकिन नीड नहीं है आपको डेरिवेशन करवाने की, मैं वैसे बताता हूं। अगर 17.2 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस होगा तो एको होगी, ठीक है। बराबर भी होगा तो भी, ठीक है। और अगर डिस्टेंस छोटा हुआ 17.2 मीटर से, तो फिर रिवर्बरेशन होगी। तो फिर रिवर्ब होगा या रिवर्बरेशन होगी, ठीक है। तो भैया आप एक बार बताओ, क्या 17 मीटर लंबे आपके घर में कमरे होते हैं क्या? आपका टॉयलेट क्या 17 मीटर लंबा है क्या? 17 मीटर ऐसे भी, 17 मीटर ऐसे भी। 1 मीटर पता कितना होता है? इतना होता है 1 मीटर। क्या 17, इसको 17 से इंटू करके देखना जरा। इतने बड़े घर हैं क्या? नहीं होंगे। इतना बड़े टॉयलेट है क्या? नहीं होंगे। सीढ़ियां इतनी बड़ी स्पेस निकलती है क्या? नहीं निकलती। कि यहां से भी 17 मीटर निकले, यहां से भी 17 मीटर, ऊपर से भी 17 मीटर, आगे से भी 17 मीटर, पीछे से भी 17 मीटर। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो तुमको घरों में एको सुनाई नहीं पड़ती। हम गलत बोलते हैं कि वो एको है। दैट इज नॉट एको, दैट इज रिवर्बरेशन एक्चुअली, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अगर 17.2 मीटर से कम रहेगा तो रिवर्बरेशन होगी, जो गूंज सुनाई पड़ती है वो। लेकिन अगर डिस्टेंस बड़ा या इक्वल हुआ 17.2 मीटर के, तो एको सुनाई पड़ेगी, जो पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि पहाड़ों का डिस्टेंस कई कई किलोमीटर ज्यादा है ना। तो ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको तेज बोलना पड़ेगा, इंटेंसिटी ज्यादा निकालनी पड़ेगी, वो बात अलग है। लेकिन प्रॉपर रिफ्लेक्शन एको वाला पूरा शब्द सुनना है, अगर गैप दे करके, गैप से अगर वर्ड को सुनना है, तो आपको एको चाहिए, तो आपको 17.2 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए एको पढ़ लेते हैं, पीछे क्या लिखा हुआ है। When we shout near a mountain, we will hear the same sound again and again with small time interval gaps. समझ में आया ना? सेम साउंड सुनाई देगी, कुछ कुछ गैप के बाद पूरी सुनाई देगी क्लियरली, ठीक है। उसी का नाम उसी का नाम एको है। दिस इज कॉल्ड एन एको। Echoes may be heard more than once due to successive और multiple reflection। कह रहा है ज्यादा बार भी सुनाई दे सकता है, बिल्कुल सुनाई देगा भाई। एक पहाड़ से टकराया, आया दूसरे से भी चला गया टकराने के लिए, वो भी आके सुनाई दिया, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पहाड़ पे गया, वहां से टकरा के आया, उसका कुछ पार्ट दूसरे पहाड़ पे जाके गिरा, वो फिर टकरा के वापस आया। तो ऐसा हो सकता है कि आपको 2 से 3 बार भी सुनाई दे एको, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है वो है रिवर्बरेशन। अगेन आप समझ गए इस बात को कि क्लोज रूम अगर है, उसमें अगर आप चिल्ला रहे हो, है ना, ये आपका मुंह है और यहां से आप बोल रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो यहां से भी आवाज जाएगी, टकरा के वापस आएगी। यही वाली ऊपर भी जाएगी, वही टकरा के नीचे भी आएगी। यही वाली फिर भी यहां भी जाएगी, ये भी टकरा के आएगी। ये नीचे भी जाएगी, ये भी टकरा के मिलेगी आपको। ये यहां भी जाएगी, यहां से भी टकरा के वापस आएगी। तो होता क्या कि केवल पूंछ पूंछ सुनाई पड़ती है आवाज की, ठीक है ना। आपने बोला बबीता, तो ये सुनाई देगा लास्ट में, पूरा बबीता नहीं आएगा। ब से लेके आ तक पूरा नहीं सुनाई देगा आपको, समझ गए ना। पीछे का आ बस यही चलता रहेगा, है ना। तो ऐसे में क्या होता है पता है, ऐसे में ना कंफ्यूजन होती है अगला शब्द बोलने से पहले, आपको आवाज समझ में ही नहीं आएगी आपकी, है ना। वही बात मैं कर रहा था, सीढ़ियों में फोन पे बात करोगे अगर जोर से, या फिर टॉयलेट में फोन में बात करोगे जोर से, तो इतनी तेज रिफ्लेक्शन बार बार सुनाई पड़ेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या बोल रहा था वो, और क्या मैं बोल रहा था, क्या सुन रहा था। बड़ा क्या बोलते हैं उसको, डिस्पैरिटी सी हो जाएगी, है ना। बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा माहौल, ठीक है। तो इस रिवर्बरेशन को कोशिश करी जाती है कम करने की, ठीक है ना। पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन प्रॉपर क्या है रिवर्बरेशन की। तो द परसिस्टेंस ऑफ साउंड, परसिस्टेंस का मतलब होता है टिके रहना। तो साउंड टिकी रहती है ऑडिटोरियम में या कहीं पर भी, इन द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन, बार बार रिफ्लेक्शन होती है साउंड की अंदर ही अंदर, इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। इसी का नाम क्या है, रिवर्बरेशन। अब इस रिवर्बरेशन को कम कैसे किया जाए? तो भाई सिनेमा हॉल्स के अंदर आपने देखा होगा गद्देदार कुशंड सोफे या सीटें लगाई जाती हैं, वो सबसे बड़ा रीजन है रिवर्बरेशन को रोकने का, ठीक है। देखो
हार्ड सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस होगा, तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। लेकिन वही अगर गद्देदार सरफेस हुआ, सॉफ्ट सरफेस हुआ, रफ सरफेस हुआ, तो रिवर्बरेशन से बचा जा सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही नहीं होगी। रिफ्लेक्शन ही नहीं होगी तो रिवर्बरेशन भी नहीं होगी, सीधी सी बात है ना। रिवर्बरेशन क्यों हो रही है, गूंज क्यों रही है, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है। अब रिफ्लेक्ट ही ना होने दे तो बढ़िया है ना। इसलिए क्या करते हैं, सिनेमा हॉल्स के अंदर कारपेटेड फ्लोरिंग होती है, कारपेटेड वॉल्स भी होती है। अगर आप अच्छे सिनेमा हॉल में जाओगे, कारपेट दीवारों को हाथ लगाओगे ना, तो वहां पे कारपेट मिलेगा आपको, इवन ऊपर भी कारपेट मिलता है। कभी आपने डीजे का सेट देखा हो, अगर डीजे सेट देखा हो तो डीजे का जो कॉलम लगा होता है उसके पीछे भी कारपेट होता है, टच करके देखना कभी उसको, वो रफ सरफेस होगा और कारपेटेड सरफेस होगा वो, इसीलिए ताकि रिवर्बरेशन कम से कम हो, ठीक है ना। बड़े बड़े पर्दे लटकाए जाते हैं, कर्टेन्स लटकाए जाते हैं बड़े बड़े थिएटर के अंदर, ताकि रिवर्बरेशन कम हो। फर्नीचर रखा जाता है ताकि रिवर्बरेशन कम हो। तो ये सब चीजें रिवर्बरेशन को बचाती हैं। ये सब इसी के अंदर लिखा हुआ, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं बेटा जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला पहले यहां से शुरू करते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप देखो, स्टेथोस्कोप कैसे काम करता है डॉक्टर साहब का। इसमें ये आगे का सरफेस देख रहे हो आप, ये ऐसे उभरा सा होता है बाहर की तरफ, ऐसा है ना। ये ऐसे बाहर की तरफ ऐसे उभरा हुआ सा क्यों होता है, ऐसे कॉनकेव सा स्ट्रक्चर क्यों होता है। इसका कारण यही है कि ज्यादा से ज्यादा साउंड को क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। ये कलेक्टिंग सरफेस है एक तरीके से, है ना। कॉनकेव सरफेस जो आगे लगाया जाता है वो क्यों है, ताकि भाई छाती में से या ऑर्गन्स में से जहां से भी आप सुन रहे हो, है ना, वहां से प्रॉपर साउंड, ज्यादा अमाउंट की साउंड जो है वो क्या आए, अंदर आए, कलेक्ट हो जाए, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर ये साउंड अंदर ही अंदर पाइप में रिफ्लेक्ट 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 होती हुई आगे चलेगी 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 चलेगी, इधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी, और डॉक्टर को सुनाई पड़ेगी। तो रिफ्लेक्शन पर बेस्ड ही इंस्ट्रूमेंट है जो काम करता है स्टेथोस्कोप। बचपन से आप इसको देख रहे हो, शायद आपको आज पता चला होगा कैसे काम ये करता है ना। ये कोई बिजली से चलता नहीं है ना, बिजली से चलता नहीं है, ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड है कि भैया कैसी आवाज आ रही है, उससे डॉक्टर को आइडिया लग जाता है, उसको ये चीज चलानी आती है, ठीक है ना, उसको एक्सपीरियंस है। ओके, ऐसा ही ये कहते हैं मेगाफोन। मेगाफोन या स्पीकर देखा होगा आपने, है ना, उसमें से साउंड जब टकराती है टकराती है टकराती है तो इस तरीके का चैनल बना होता है आगे, है ना। कभी भी आपने स्पीकर देखा हो या फिर वो देखा हो, तुमने तुमको चारों ओर से घेर लिया है, अपने हथियार डाल दो और अपने हाथ सर के पीछे रख के बाहर निकल के आ जाओ, है ना। पुलिस ने जब घेर लिया होता है चारों तरफ से, तो इस तरह के उससे अनाउंसमेंट करते हैं, तो उसका आगे से मुंह ऐसा होता है। स्पीकर का मुंह देखा होगा आपने, लाउड स्पीकर जो लगे होते हैं उनका मुंह आगे से ऐसा होता है। कारण क्या है, कारण यह ताकि जनता में ही वो आवाज जाए, यहां वहां ना फैल जाए। वो आवाज ज्यादा यहां वहां फैलाने के लिए नहीं होती, वो होती है भैया किसी पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करने के लिए आवाज। बात समझे ना। तो इसलिए उसी ग्रुप की तरफ मुंह करके उस स्पीकर को लगाया जाता है ना, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि साउंड जो आ रही है टकरा टकरा के यहां से भी टकराएगी और सीधी बाहर आ जाएगी। सोचो ये यहां नहीं होता तो ये साउंड ऐसे निकल जाती, बोलो हाँ या ना। और ऐसी बहुत सारी अनगिनत वेव ऐसे निकल जाती। जॉब कैसे निकलती है, जॉब सीधी 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 निकलती हैं, कुछ यहां से निकल जाती, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ यहां से। तो वेस्टेज थी कि नहीं थी, है ना। साउंड एक तरीके से जिस जनता तक पहुंचा, जो टारगेट ऑडियंस तक पहुंचानी है, वहां तक पहुंचती नहीं। तीसरी बात कर लेते हैं हम लोग, ऑडिटोरियम्स के सीलिंग्स को कर्व बनाया जाता है, ठीक है ना, कर्व्ड। सीलिंग्स ऑफ ऑडिटोरियम्स। देखो क्या है कि इसके अंदर जनता बैठी है, लोग बैठे हैं, है ना, और यहां से स्पीकर बज रहा है, ठीक है। अगर तो ये फ्लैट होता, अगर ये सरफेस को कर्व ना बनाया गया होता, इसको कॉनकेव ना बनाया गया होता, तो साउंड जाती, इससे टकराती और टकरा के यहीं वापस आ जाती। क्या कहते हो, है ना। या फिर जो साउंड यहां जाती, इधर जाती ऐसे, इससे टकराती और टकरा के पीछे जाती सीधा, है ना। पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई जो साउंड हम सुना रहे हैं वो जनता तक पहुंचे, है ना, वो जनता में जाए। तो जनता में जाने के लिए इसको कर्व बनाया गया ताकि जनता तक आवाज पहुंचे, ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये वाली जाए, ये भी जनता में, ये भी जनता में, ये भी जनता में, ये वाली भी जनता में, तो सब जनता में घूम फिर के आ जाए।
इसलिए कैसा बनाया जाता है, कर्व्ड बनाया जाता है बिल्डिंग को। अगर कभी स्ट्रेट बनाते, ऐसी बनाते, तो अलग टाइप की रिफ्लेक्शन होती, पीछे दीवार पर पड़ती जाकर के, तो लोगों तक बेशक से सुनाई ना देती, है ना। तो इसीलिए रिफ्लेक्शन पर बेस्ड कुछ कुछ बातें, इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको बता दिए, ये काफी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बात करते हैं ऑडिबल रेंज के बारे में। नाउ व्हाट इज ऑडिबल रेंज? देखो भैया, हमारे कान सारी तरह की फ्रीक्वेंसीज को सुनने में सक्षम नहीं होते। तो सर कैसी फ्रीक्वेंसीज को सुनने में सक्षम होते हैं? भाई साहब, सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर के ना 20,000 हर्ट्ज तक की ही आवाजें सुनने को एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग फ्रीक्वेंसी रेंज कैरी करता है। सर इससे बियॉन्ड अगर आवाज हो गई तो हमारे कान का पर्दा रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। यह मत समझना फट जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी पर कान का पर्दा फटता नहीं है, वाइब्रेट ही करना बंद कर देगा, बोलेगा इससे तेज में वाइब्रेट कर ही नहीं सकता जी, हाथ जुड़वा लो मेरे से, है ना। और इससे धीरे भी वाइब्रेट नहीं करता, ठीक है ना। तो 0 से लेकर के 20 हर्ट्ज तक भी वाइब्रेट नहीं करता, और 20,000 हर्ट्ज से लेकर के ज्यादा पर भी वाइब्रेट नहीं करता, ठीक है। आप समझ रहे हो? 1 सेकंड में 20 बार हिलता है कान का पर्दा। 1 सेकंड में 20 बार हिलता है कान का पर्दा, से लेकर के 1 सेकंड में 20,000 बार हिलता है कान का पर्दा। इतनी रेंज अपने को सुनाई पड़ती है, लेकिन इससे बियॉन्ड सुनाई नहीं पड़ती। 1 सेकंड में 20,000 वाइब्रेशन, समझ रहे हो कितना तेज वाइब्रेट करेगा? ऑब्जर्वेबल ही नहीं है आंखों से, लेकिन करता है। 20 से लेकर के 20,000, और 20,000 से ऊपर कभी जाता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है आज का। अल्ट्रासाउंड जो कि कौन यूज करता है? चमगादड़ यूज करते हैं, बैट्स, है ना, डॉल्फिन्स यूज करती हैं, ठीक। ऐसे ही 20 हर्ट्ज से नीचे की, यानी 0 से लेकर के 20 तक की जो साउंड्स होती हैं, उसमें से एक अर्थक्वेक की भी साउंड है, ठीक है। डियर को भी सुनता है, एलिफेंट को भी सुनता है, वेल को भी सुनता है, ठीक है ना, डॉल्फिन को भी सुनता है। तो ये हैं कुछ जीव जंतु जो सुन लेते हैं इन आवाजों को, बोलते नहीं है, सुन लेते हैं, लेकिन इंफ्रासाउंड्स को भी, इनके कान के पर्दे कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, तो ये छोटी फ्रीक्वेंसीज को भी सुन लेते हैं, ठीक है ना। हमारे कान का पर्दा नहीं होता इतना। लेकिन एक बात बताऊं, एक 5 साल का बच्चा जो होगा, वो 5 हर्ट्ज से लेकर के 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, ठीक है ना। उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज थोड़ी सी ज्यादा सेंसिटिव होती है, कान का पर्दा थोड़ा ज्यादा हमसे सेंसिटिव होता है, लेकिन हम बड़े होते होते 18 साल तक पहुंचते पहुंचते ये फ्रीक्वेंसी ही सुन पाते हैं। हो सकता है शायद इससे भी छोटा हो जाता और समय के साथ, पता नहीं। लेकिन ऑडिबल रेंज 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक है। आप चाहे तो इसको आप टेस्ट भी कर सकते हो। कैसे बताए? प्ले स्टोर की ऐप खोलना, फ्रीक्वेंसी जनरेटर, कोई भी ऐप खोलना, छोटी मोटी ऐप है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर, उस पर जाना, उसको डाउनलोड करना, और उसको आगे पीछे करके ना आवाज सुन के देखना, आपको कहां पर सुनाई कैसा देगा, है ना। ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनोगे ना, कानों में ऐसी चिल्ली मचेगी जोर से, है ना, इतनी कर्कश आवाज होगी, श्रिलनेस इतनी ज्यादा होगी कि आप सुन नहीं पाओगे उसको, लगेगा अबे बंद कर इसको, तेज फ्रीक्वेंसी पर अगर आपने सुना तो कुछ, ठीक है ना। तो कोशिश करना, खेलना उसके साथ, फिर डिलीट कर देना, ठीक है। ऐसी आपको रखने का फायदा, खेला खुला डिलीट कर दिया, ठीक है। तो कर सकते हो, देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और बात करते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड की, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस क्या क्या है, आइए समझते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यार, अल्ट्रासाउंड बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स होती हैं। हाँ, अगर साउंड वेव 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो उसे क्या कहेंगे कि भाई ये अल्ट्रासाउंड है। अच्छा, फिर तो यार अल्ट्रासाउंड में पता क्या होता है, जब इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो ये हाईली पेनिट्रेबल होती हैं। पेनिट्रेबल का मतलब इनकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा है, यानी दीवार पार करके दूसरी साइड चली जा सकती है, फ्लैश पार करके हमारे अंदर भी जा सकती हैं, है ना, और समुद्र की डेप्थ को पार करके नीचे तक भी जा सकती हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है कि ये हाईली पेनिट्रेबल है, मेटल ब्लॉक्स को पार कर जाएंगी, कंक्रीट ब्लॉक्स को पार कर जाएगी, सड़क को भी कुछ हद तक ये पार कर जाती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, या अल्ट्रासाउंड कहते हैं जिसको, ठीक है। अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस बाय डॉल्फिन्स, बैट्स, और ये क्या होता है पता नहीं। इट हैज हाई पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। इट कैन इवन पेनिट्रेट मेटल ब्लॉक्स, लार्ज कंक्रीट वॉल्स, मोटी मोटी दीवारें भी क्या कर सकता है, आर पार करके लेके जा सकता है, ठीक है, आर पार हो सकती है अल्ट्रासाउंड। ये कुछ एप्लीकेशंस है भैया।
अल्ट्रासाउंड की, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। और यही लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके आगे का टॉपिक सारा कुछ कटा हुआ है, सोनार कट गया है, ह्यूमन ईयर कट गया है, ठीक है। तो बस यही लास्ट टॉपिक है हमारा। तो सारी की सारी एप्लीकेशन में एक बार आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। आपने देखा होगा कि लैब्स जो होती हैं, मेडिकल लैब्स, उनके बाहर लिखा रहता है कि भाई यहां पर अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड कहते हैं जिसको, है ना। तो वो क्या होता है, असल में क्या होता है कि हमारा पेट के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी की जा सकती है अल्ट्रासाउंड मशीन से। क्या किया जाता है कि वो जो आपने देखा होगा, अगर आपने करवाया हो कभी अल्ट्रासाउंड, है ना, तो पेट के ऊपर जेल लगाते हैं, है ना, और उसके ऊपर ऐसे लगा करके घुमाते हैं उसको, है ना, घुमा घुमा के देखते हैं भाई क्या है, क्या साइज है, क्या सिस्टम है, क्या शेप है ना, क्या कुछ इसके अंदर है, क्या कुछ इसके अंदर नहीं है, क्या बैक्टीरिया है, क्या बैक्टीरिया नहीं है ना, कहीं कोई गांठ तो नहीं बन गई, कहीं कोई गैस तो नहीं फंसी हुई कहीं पे, ये सब चीजें देखी जाती हैं अल्ट्रासाउंड से, है ना। इवन मदर के वोम में, कोख में बच्चा सुरक्षित है या नहीं, हेल्दी है या नहीं, उसका इवन जेंडर क्या है ये भी पता कर लेते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर बैन है जेंडर डिटर्मिनेशन करनी या करवानी, ठीक है ना, पकड़े जाओ तो जुर्माना है, जेल भी है। तो दे आर यूज्ड टू कैप्चर द इमेजेस ऑफ हार्ट। हार्ट के लिए ईसीजी सुना होगा आपने, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं उसको। उससे हार्ट की जो बीट होती है, एको होती है, वो भी कैप्चर हो सकती है, उसकी भी इमेजेस को कैप्चर किया जा सकता है एको से, एकोकार्डियोग्राफी से, ठीक है। दे आर यूज्ड टू कैप्चर द इमेजेस ऑफ हार्ट, हार्ट की इमेजेस को कैप्चर किया जाएगा, एंड इट्स फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द हार्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी आती है, वही वाली जो ज्यादातर कॉमनली लोग करवाते ही हैं, है ना। कभी पेट की दिक्कत हुई, लीवर, किडनी, ठीक है, सबकी शेप बनी आ जाती है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी आर वेरी कॉमनली यूज्ड टू गेट इमेजेस ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन सच एज लीवर, किडनी, यूट्रस, ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ फीटस इनसाइड द यूट्रस, है ना, बच्चा कितना ज्यादा ग्रो हो गया उसकी ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज किया जाता है। इट कैन ऑल्सो यूज टू मॉनिटर द एबनॉर्मेलिटीज, कोई दिक्कत हो तो भी उसको देखा जाएगा। एबनॉर्मल का मतलब कोई और एबनॉर्मेलिटी हो तो वो भी देखी जा सकती है, ठीक है ना। किडनी स्टोन्स को ब्रेक करने का काम भी आती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है किडनी के स्टोन्स को, अल्ट्रासाउंड मार के वाइब्रेट करवा के तोड़ देते हैं उसको, और फिर वो फ्लश आउट हो जाती है यूरिन के साथ। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू क्लीन मशीन पार्ट्स लोकेटेड इन प्लेसेस विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गए, इंटरनल पार्ट हो गए, स्पाइरल पार्ट हो गए, है ना। अब मान लो भैया कोई इस तरह का पाइप है और ये इंजन के अंदर लगा हुआ है, ऐसा, इसमें कचरा फंस गया यहां पर कहीं, है ना। अब पूरा इंजन खोलोगे, उस इंजन में से ये निकालोगे, फिर इसकी सफाई करोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड मारते हैं इसको और इसको तोड़ देते हैं, यहां से जो कचरा है उसको साफ कर देते हैं, और कचरा बह करके फिर बाहर आ जाता है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स पार्ट्स जो होते हैं इंजन के यहां वहां के, उनको साफ सफाई करवा दिया जाता है, कर लिया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स, फ्लॉज, क्रैक्स इन मशीन पार्ट्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स। मैंने आपको कहा था कंक्रीट पार्क करता है, सड़क, नीचे वाला कंक्रीट वो भी, दीवारों वाला भी, और मेटल ब्लॉक्स भी, ठीक है ना। तो उसको स्कैनर के अंदर से गुजारते हैं चीजों को, और देखते हैं कि भैया कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं कोई खोखलापन तो नहीं रह गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसको आगे यूज किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि भाई जान माल का खतरा है, जनता की जान के साथ जुड़ी हुई वो चीज है, इसीलिए ध्यान रखा जाता है। ओके, तो अल्ट्रासाउंड वहां पर भी यूज की जाती है। इसके अलावा सोनार डिवाइस जो है, जिसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हमारे शिप्स, सबमरीन्स, इवन नेवी के भी वॉरशिप्स अपने आप पर सोनार टेक्नोलॉजी को यूज करके समुद्र की पूरी जानकारी लेते हैं, ठीक है, कि कोई दुश्मन देश का जहाज तो नहीं घुसाया, कोई मिसाइल तो नहीं घुसाई, कोई खतरनाक जानवर तो नहीं है, कहीं ट्रेजर नीचे पड़ा हुआ है, खजाना नीचे पड़ा हुआ है, तो वो भी हो सकता है, ट्रेजर हंट भी हो सकता है। किसी सी की डेप्थ नापनी हो, अगर किसी रिवर की डेप्थ नापनी हो, अगर अल्ट्रासाउंड से नापी जा सकती है, ठीक है। सामने कोई क्लिफ आ रहा है अगर सेलिंग के दौरान, नेविगेशन के दौरान, तो वो भी उससे ही बचा जा सकता है। ये सब कुछ सोनार टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है, ठीक है ना। तो डेप्थ ऑफ ओशियन नापना, डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, ये सब भी देखा जा सकता है अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, ठीक है। ये कुछ इस तरीके के फोटोज हैं। ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है जिसको अल्ट्रासोनोग्राफी वाली मशीन बोलते हैं, है ना। रेडियोलॉजी लैब के अंदर ये सब होती है। यहां देखो शिप ने वेव मारी देके और वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आई, और शिप डिटेक्ट कर लेगा भाई हाँ कोई ना कोई है, कोई मिसाइल इसकी तरफ आ रही है ना। बैट भी, चमगादड़ भी नेविगेट करने के दौरान और अपना प्रे यानी अपना शिकार ढूंढने के दौरान
ऐसे ही अल्ट्रासाउंड वेव फेंक के मारता है, वो टकरा करके वापस उसको सुनाई पड़ती है, उसको समझ में आता है हाँ भाई कोई है, तो जा करके उसको खा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे यहां पर भी कोई डिटेक्ट है, कोई फ्लॉ है, कोई दरार आई हुई है मान लो मेटल ब्लॉक के अंदर, यहां से वेव भेजी जाएगी, है ना, वहां पर डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा, और जहां पर डिटेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, समझ में आ जाएगा भाई यहां पर कोई ना कोई फ्लॉ है, टी 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 बजना शुरू हो जाएगा, और उसको फिर वहां से हटा देंगे, रीचेक के लिए भेज देंगे। ठीक है जी, तो इसी के साथ भाई ये वाली कार्रवाई होती है हमारी समाप्त। ठीक है, और हम लोग पूरा कर चुके हैं साउंड चैप्टर को भी। ठीक है, इसके अंदर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं है, एक सोनार जगह पर न्यूमेरिकल थे, लेकिन सोनार का पार्ट ही कट हो गया, तो उसके लिए न्यूमेरिकल भी कट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप ये स्प्रिंट सीरीज फिजिक्स की आपको पसंद आई होगी, है ना, और आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर यहां से पढ़ करके हेल्प मिलेगी, ऐसा मैं होप करता हूं। ठीक है, और कैसा लगा आपको ये सफर हमारे साथ, जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, कमेंट जरूर पढ़ेंगे हम। ओके, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए, मिलेंगे हम लोग अगली बार कभी किसी मोड पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।